हेलो बच्चों, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। तो बच्चों, आज हम आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन लेके, जहां पे आप लोगों को हम बताएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज जो आप बीटेक करने के बाद में कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं और आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये सब उन्हीं बच्चों ये उन सब बच्चों के लिए है जो अभी बीटेक में एनरोल्ड हैं या बीटेक कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जिनको अगर मान लो 11वीं 12वीं क्लास वाले हैं, जिनको लगता है कि यार हमें इंजीनियरिंग के बाद में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिसके लिए हमें इंजीनियरिंग में एंट्रेंस लेना चाहिए, तो वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं। और कुछ बच्चे जो ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं या डिप्लोमा वाले हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगेन वेलकम टू सेमेस्टर वाला। एंड बच्चों, आई एम श्योर आप लोगों को हमारे वीडियोस बहुत मोटिवेटिंग लग रहे होंगे एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। माय नेम इज विनोद कुमार दत्तूसलिया. I have done my BTech and MTech as well. MTech in aerospace engineering, BTech in mechanical engineering. I have a vast experience of around 12 years of teaching the students and roughly around 10 years of industry experience. ठीक है। I was All India Rank 1 in GATE Mechanical in 2013, Rank 4 in Engineering Services Exam and Rank 3 in ISRO. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं ऑलरेडी माई सेल्फ मैं खुद भी देख चुका हूँ एंड आई हैव बीन थ्रू दिस पाथ। तो आई होप आप लोगों को बहुत ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके करियर ग्रोथ में। तो गाइज, जब हम बात करें कि बीटेक के बाद में हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, तो पहले मैंने एक पूरी स्लाइड बना के रखी है जिससे कि आपको बता सकूं कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके अलावा फिर जो नेक्स्ट स्लाइड्स आएंगी उनमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आप इन एग्जाम्स में कैसे जा सकते हो, इनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। तो अगर बीटेक के बाद में अगर हम बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। देखो, मैंने सोचा था कि इसको मैं सिर्फ मैकेनिकल के लिए बनाऊंगा, बट गाइस ये जेनरिक सेशन है। इसको सिर्फ मैकेनिकल वाले ही नहीं, बाकी इंजीनियरिंग ब्रांचेस वाले हैं वो सब भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज जो कि आपके पास अवेलेबल हैं आफ्टर योर बीटेक। तो अगर देखोगे तो सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी है वो है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम इज सेम लाइक सिविल सर्विसेज एग्जाम। आई होप आप लोगों ने यूपीएससी का नाम सुना होगा या आईएएस का नाम सुना होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है। तो ये भी आपके पास में करियर अपॉर्चुनिटी होता है। तो जैसे आईएएस होता है वैसे ही टेक्निकल लोगों के लिए होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईएसई। वैसे इसका नाम टेक्निकल नाम ईएसई है, बट बहुत सारे लोग इसको आईईएस के नाम से भी जानते हैं। आइडियली स्पीकिंग आईईएस इसका नाम नहीं है, इसका नाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, बिकॉज आईईएस इज इकोनॉमिक सर्विसेज। ठीक है। तो ये एक एग्जाम है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देन सेकंड जो आपके पास में बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, दैट इज टू गो फॉर एमटेक। एमटेक आपकी जितनी भी आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, टॉप इंडिया की रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे आप जाके एमटेक कर सकते हो, पीएचडी ले सकते हो। जिसका भी इंजीनियरिंग डोमेन में इंटरेस्ट है, जिसको लगता है मुझे फ्यूचर में बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनना है, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, दैट इज टू गो फॉर एमटेक। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप एमटेक में एडमिशन कैसे ले सकते हो एंड व्हाट आर द वेन्यूज वेयर यू कैन गो। नेक्स्ट आता है जॉब के पर्सपेक्टिव से इंडिया में अभी के टाइम में सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है दैट इज पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। बच्चों, ये वो कंपनीज हैं जो जिनका आपने नाम सुना होगा, लाइक एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है। ये वो कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, बट दे वर्क लाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है। जिसमें मेजॉरिटी स्टेक जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, बट यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, बहुत ही अच्छा आपका करियर ग्रोथ है। तो इन सब के हिसाब से मुझे लगता है आज के टाइम में नो डाउट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंजीनियर्स। मूविंग ऑन, सिविल सर्विसेज। ये सिविल सर्विसेज के बारे में तो हर किसी को पता है, हर साल 10 लाख लोग बैठते हैं, एग्जाम भरते हैं इसका। ठीक है। सिविल सर्विसेज तो एपेक्स
जॉब है जिसके लिए आप यू कैन हैव योर करियर एस्पिरेशंस। ठीक है, इसका तो मैं आई एम श्योर इसका हर किसी ने सुना होगा। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, बहुत सारी रेवेन्यू सर्विसेज, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, जो टॉप मिनिस्ट्री, इंडिया के जो टॉप जॉब्स होती हैं, जैसे पीएमओ, आपने मूवीज में देखा होगा कि पीएम का ऑफिस है, वहां पे प्रधानमंत्री बैठते हैं और कैबिनेट बैठती है, और उन कैबिनेट के पास में कुछ ऐसे सलाहकार होते हैं जो रक्षा मंत्री हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गया, मोदी जी हो गए, उनको बता रहे हैं कि सर ये ऐसा होना चाहिए, ये फाइल है सर, इस पे ये अप्रूवल चाहिए। तो वो जो बंदा होता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। सो दीज आर द पीपल जो एक्चुअली में आपके इंडिया को चलाते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके थ्रू सेलेक्ट होते हो, दैट इज सिविल सर्विसेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जॉब्स यहां पे लिस्टेड हैं, दीज आर द क्रीम जॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस। अगेन आर्म्ड फोर्सेस इज वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन। यहां पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इंजीनियर्स के लिए होती हैं, तो यहां पे भी आप जा सकते हो, सीडीएस के थ्रू जा सकते हो, टेक्निकल एंट्री के थ्रू जा सकते हो। बीटेक के बाद में आपको यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलेगा, यू विल फाइट, you will be serving in the armed forces, आप कंट्री के लिए काम करोगे। ठीक है, तो इसका अपना अलग एक जज्बा है। तो ये सारी जॉब्स जो हैं ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव सी जॉब है। इसके अलावा भी और बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप लोग ले सकते हो। एक बहुत ही हाई वॉल्यूम में, बल्क वॉल्यूम में जो सिलेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो यहां पे भी आप जा सकते हो। देन स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, स्टेट में हर स्टेट की, जैसे यहां सेंट्रल पे इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, वैसे ही स्टेट में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, वहां पे भी आप लोग जा सकते हो। सो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, बट आप लोग इसमें भी जा सकते हो। एंड देन लास्ट, हमें पता है प्राइवेट सेक्टर, जितने भी आईटी वाले लोग हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग हैं, कंप्यूटर वाले लोग हैं, वो इन जॉब्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि सैलरीज बहुत ल्यूक्रेटिव है। जब से कोविड आया है तब से वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो चुका है आप लोगों के लिए जॉब प्रोस्पेक्ट का। ओके, सो ये आपके मोटे मोटे प्रोस्पेक्ट हैं जो मुझे लगता है इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब एक एक करके हम जो मेजर वाले जो जॉब्स हैं जिनके बारे में हम डील करते हैं, या गेट वाला आपको गेट वाला, सेमेस्टर वाला, या फिर फिजिक्स वाला बेसिकली कहो तो आपको गाइड करता है या कोच करता है, उन सब एग्जाम्स के बारे में हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि यूपीएससी जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, आईएएस होता है, उसमें जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप क्या करते हो, टॉप मिनिस्ट्रीज को या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, स्टेट का जितना भी मशीनरी है, उन सबको आप एडमिनिस्टर करते हो। एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जॉब है। ठीक है, तो वैसे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू वर्क फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पे जो आपका सिलेक्शन होता है दैट इज फॉर द मिनिस्ट्रीज। अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। वो मिनिस्ट्रीज सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं जो बेसिकली वर्क करती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल रोड्स, देन बॉर्डर रोड्स, देन स्किल डेवलपमेंट। सो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, उनमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑल ओवर इंडिया एनएचएआई जो है रोड्स बनाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे रोड्स की क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, रोड किस तरह का बनना चाहिए, या फिर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन जो होता है उसकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, ब्रिज किस टाइप का बनना चाहिए, या फिर लेट्स से नेशनल सोलर मिशन है तो सोलर मिशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सोलर से रिलेटेड किन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए। तो दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली इनका जो इनपुट्स हैं वो इंजीनियर ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। अब ब्रिज डिजाइन में एक इंजीनियर आपको ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है या बता सकता है कि क्या क्या गाइडलाइन होंगी। तो उसके लिए क्या होता है, इंजीनियर्स का सिलेक्शन होता है। तो इंजीनियर्स का सिलेक्शन जो होता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो IAS का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वही ये एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है, दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। और यहां पे आपका जो सिलेक्शन होता है वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में होता है।
ठीक है, तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ द कमिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग। आप डे टू डे वर्क के लिए नहीं काम कर रहे हो, आप पॉलिसी मेकिंग के लिए काम कर रहे हो। तो आप यहां पे जब सिलेक्शन होता है देन इट इज द एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी। आपका सिलेक्शन जो होता है वो ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए होता है। गेजेटेड ऑफिसर्स वो होते हैं जिससे आप अटेस्ट करवाते हो, ठीक है, ठप्पा जिसकी मोहर चलती है उनको ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर बोला जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए होता है। बट यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ 4 ब्रांचेस में होता है, ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यही 4 ब्रांच है जिसमें पेपर होता है। अगर कोई दूसरी ब्रांच वाला है वो भी पेपर के लिए एलिजिबल होता है, बट उसको इन्हीं 4 में से कोई एक पेपर देना होगा, ठीक है। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑप्ट करते हैं, जो ऑटोमोबाइल वाले हैं वो मैकेनिकल को ऑप्ट करते हैं। तो ऐसे ही रिलेटेड जितनी भी ब्रांच है उनको आप ऑप्ट करते हो। अब देखो कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके लिए क्या होता है। तो ईएससी के लिए मिनिमम एज जो है दैट इज 21 ईयर्स। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास सिंपली एक बीटेक या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। आपकी डिग्री में लिखा होना चाहिए ही हैज पास्ड, दैट्स इट। कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिट नहीं है, 21 की एज से देना शुरू करो और जब तक कि आपकी उम्र 30 ना हो जाए तब तक आप देते रहो, ठीक है, हर साल 2 चाहे। ओबीसी के लिए ये एज जो है वो 3 साल रिलैक्स्ड है और एससी एसटी के लिए 5 साल रिलैक्स्ड है। ओके, तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में कुछ डेट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। ये जो पेपर कंडक्ट किया जाता है ये 3 फेज में कंडक्ट किया जाता है। जनरली प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। प्री जो होता है वो 500 मार्क्स का होता है, मेंस जो होता है वो 600 का होता है और पर्सनैलिटी है वो 200 का होता है। टोटल मिला के 1300 मार्क्स होते हैं। जनरली ये पेपर अभी तक प्री जैन में होता था, ये जून जुलाई में होता था और ये अगस्त सितंबर में होते हैं इंटरव्यूज, ठीक है। बट अभी रिसेंट एक अपडेट आया है, तो 2025 का जो एग्जाम है उसकी डेट्स को शिफ्ट किया गया है और उसकी डेट अभी यहाँ पे जून रखी गई है प्री की। मेंस और इंटरव्यू का अभी कुछ ऐलान नहीं है, तो अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं जो लोग 3rd ईयर में है। इनफैक्ट जो लोग 3rd ईयर पास कर जाएंगे उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी है कि आपको पास होना चाहिए। 3rd ईयर वाले नहीं दे सकते, 4th ईयर वाले ही दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पेपर होता है उसका क्या पैटर्न होता है। तो पेपर जो होता है पेपर अगर आप देखेंगे तो प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। 500 मार्क्स का जो है उसमें एक 200 का होगा, एक 300 का होगा। एक में 100 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, एक में 150 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेंस होता है, मेंस में भी आपके ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। पहले वाले जो पेपर थे वो ऑब्जेक्टिव थे, ये वाले पेपर जो होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं। दोनों 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। उसमें आपको 2 पेपर, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनको इन 2 पेपर में डिवाइड कर दिया गया है 300 मार्क्स में, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पेपर है। उसके बाद में इंटरव्यू होता है और टोटल प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों मिला के क्यूमुलेटिव रैंक्स निकाली जाती है। अब जो पेपर 1 है जो प्री वाला था उसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 2 इंजीनियरिंग का होता है, बट पेपर 1 जो होता है उसमें जनरल स्टडीज के टॉपिक्स होते हैं। देयर आर 10 सब्जेक्ट्स और वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिस्टेड है। अगर किसी को इफ समबडी इज इंटरेस्टेड देन यू कैन हैव अ लुक एट दीज टॉपिक्स। तो ये मोटा मोटी जो था बच्चों, ये था आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए। बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, बहुत ही कम वैकेंसी होती है, अराउंड 40 to 50 वैकेंसीज होती हैं ऑन एन एवरेज एक ब्रांच के लिए। सिविल वालों के लिए थोड़ी ज्यादा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए थोड़ी कम है। तो खुद सोच सकते हो कि कितना कॉम्पिटिशन होगा, कितना क्रेज है लोगों में इस जॉब का, ठीक है। मूविंग ऑन, जो सेकेंड आपके पास में अपॉर्चुनिटी है दैट इज एमटेक। मैंने आपको बताया एमटेक की अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है आप लोगों के लिए, बिकॉज आज के टाइम में एमटेक से अच्छा एग्जाम कोई नहीं है। जितनी अपॉर्चुनिटीज एमटेक में जो गेट वाला है, गेट का जो एग्जाम है उसके थ्रू जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गेट का जो एग्जाम है दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये जो एग्जाम होता है ये कंडक्ट करवाता है आईआईटीज कंडक्ट करवाती हैं, जो मेन टॉप 7 आईआईटीज हैं, जो पुराने वाली आईआईटीज हैं वो कंडक्ट करवाती हैं, और एक आईआईसी बेंगलोर। तो 8 कॉलेज मिलके ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, आईआईसी बेंगलोर और ये सारी कॉलेजेस हैं। इस एग्जाम के थ्रू अगर आपको एमटेक करना है तो एमटेक आप इन कॉलेजेस में, दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस जहां से आप एमटेक कर सकते हो। आई होप आप में से हर किसी का ड्रीम रहा होगा, हर इंजीनियर का ड्रीम जरूर होता है कि मैं आईआईटी जाके पढूं,
ठीक है, तो अगर आपने बीटेक की है तो कहीं ना कहीं आपका बीटेक का ड्रीम भी रहा होगा। हो सकता है अगर आप नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, आपके पास में एक और अपॉर्चुनिटी है, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस एग्जाम के लिए बारे में बात करूं तो आप एग्जाम को अपीयर कर सकते हो 3rd ईयर में और 4th ईयर में। ठीक है, 3rd ईयर और 4th ईयर दोनों में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देर इज नो एज लिमिट फॉर दिस, 70 साल तक के हो तब भी दे सकते हो, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, आप बीटेक होने चाहिए, कोई अटेम्प्ट पे क्राइटेरिया नहीं है, कोई बैकलॉग का क्राइटेरिया नहीं है, और सबसे खास बात है कि ये स्कोर वैलिड है 3 साल तक। इसका मतलब अगर आपका इस साल AIR 10 आ गया, ठीक है, अगर आपका AIR 10 आ गया और आपको मन किया कि यार मैं जॉब ले लेता हूं, जॉब लेके PSU में चला जाता हूं, तो आपने क्या किया, PSU के लिए अप्लाई किया, बहुत सारी PSUs ने आपको कहा हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, और जैसे आपने ONGC डिसाइड किया कि भैया बहुत अच्छा पैसा देती है, चला गया है ONGC में। ONGC जाने के बाद आपको लगा यार ये वाली लाइफ के लिए तो नहीं मैं बना हूं, मैं तो टेक्निकली बहुत साउंड हूं, कॉलेज में तो मैं सबसे टॉपर हुआ करता था, मुझे तो इंजीनियरिंग समझ में आती है, मुझे इसमें नहीं जाना है। तो आप क्या कर सकते हो, सेम इसी रैंक को यूज करके नेक्स्ट ईयर आप IISc बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप IISc बेंगलोर में एडमिशन ले लो कि भैया ये सबसे अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए, तो मैं तो भैया रिसर्च करूंगा जाके, और आपने IISc बेंगलोर में एडमिशन ले लिया। अब जब IISc बेंगलोर में एडमिशन ले लिया तब आपको समझ में आया यार यहाँ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लग रहा है कि यार मैं तो सबसे कॉलेज में तो अपने कॉलेज में तो सबसे टॉपर हुआ करता था, IISc बेंगलोर में तो सबसे लास्ट में हूं, मुझे तो नहीं लग रहा है मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊंगा। तो आप सोचते हो कि नहीं यार IISc बेंगलोर अच्छा नहीं है, मैं चलो IIT बॉम्बे चला जाता हूँ, IIT बॉम्बे के प्लेसमेंट अच्छे हैं, वहाँ का 100% प्लेसमेंट है, IISc बेंगलोर में 70% प्लेसमेंट है, तो आप कहते हो IIT बॉम्बे का ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है, नेक्स्ट ईयर आप वो IIT बॉम्बे निकल गए। तो देखो गेट आपको इतनी गलतियां करने का मौका देता है, ठीक है, कि 2 बार आप गलती कर सकते हो, ये सबसे अच्छी चीज है गेट की। तो यहां पे आप दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरियाज। अगर हम बात करें कि इस पेपर के लिए जनरली डेट्स क्या है, तो डेट्स का अगर बात करें तो जनरली इसका फॉर्म जो निकलता है वो अक्टूबर के आसपास निकलता है, सितंबर अक्टूबर में निकलता है। इसका जो एग्जाम होता है वो आइदर जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के 1st एंड 2nd वीक में होता है, इस बार 6-8 फरवरी को है। ठीक है, रिजल्ट जो आता है वो मोस्टली 15 मार्च को आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप IISc में एडमिशन, IITs में, NITs में, बाकी सब में एडमिशन का ये डेट लिखा है, वैसे ये डेट वेरिंग होती है, आपको इंटीमेट कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये अपॉर्चुनिटीज थी, ये आपका एग्जाम पैटर्न था। बट अगर इसके थ्रू मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, अगर गेट के थ्रू मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, भैया इमेंस अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले आ जाती है, मैंने आपको बताया था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बहुत ही बढ़िया कंपनीज, 250+ कंपनीज होती हैं जो रिक्रूट करती हैं गेट के थ्रू। इतनी कंपनीज तो IITs में प्लेसमेंट के लिए भी नहीं आती हैं। ठीक है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 2 कैटेगरीज, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज हैं जो गेट के थ्रू गेट के स्कोर को लेते हैं। इनफैक्ट आजकल तो DRDO, ISRO, बार्क सब गेट के स्कोर को मानने लगी हैं। ठीक है, सो आप अगर इंजीनियरिंग में हो तो आपको गेट देना जरूरी है, इट इज मस्ट। और अगर गेट में आप अच्छी रैंक लेके आए, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, सो आपके लिए ये एक एग्जाम है जिसको आपको क्रैक करना, इट इज मस्ट। ठीक है, अब PSUs की बात करते हैं। सिंस हमने PSUs के बारे में बात की, तो PSUs के लिए कुछ अपने क्राइटेरियाज होते हैं। जनरली PSU जो होता है उनका एज क्राइटेरिया होता है। ठीक है, 25 से 30 साल तक। अब ये हर PSU के लिए डिपेंड करता है, कभी कुछ PSUs 28 साल रखेंगी, कुछ PSUs 30 साल रखेंगी, तो ये एज क्राइटेरिया वेरी कर सकता है, ये एज इसका फिक्स नहीं है। PSUs का जो सिलेक्शन होता है उसमें GD और पर्सनल इंटरव्यू भी वो लेते हैं। एक तो आपका गेट का स्कोर होता है, उसके अलावा कुछ PSUs रिटर्न टेस्ट भी लेते हैं, कुछ GD भी लेते हैं, कुछ PI भी लेते हैं, उनका कुछ वेटेज होता है। जैसे मान लो 85% आपका गेट का वेटेज है, बाकी GD PI का वेटेज 15% है, तो ऐसा आपको करते हैं। PSUs में एक और चीज है, दे आस्क फॉर मिनिमम परसेंटेज 60 to 65% वेरी करता है। ठीक है, OBC SC ST कैटेगरीज वालों के लिए रिलैक्स भी रहता है। और यहाँ पे सैलरीज बहुत बढ़िया है। एवरेज सैलरी जो है, मिनिमम जो सैलरी आपको मिलेगी, मिनिमम दैट इज अराउंड 60,000। ठीक है,
मैक्सिमम तो छोड़ दो, मैक्सिमम भूल जाओ, मैक्सिमम तो पैकेज के हिसाब से लगता है 21, 24, 25 तक भी जाता है, 25 लाख तक का भी पैकेज जाता है पर एनम। बट मिनिमम जो आजकल बहुत सारी कंपनीज है उन्होंने गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कर दिया है। लेवल 10 जो CPC का है जिसमें 56,000 बेसिक है, उसके हिसाब से भी ये लोग स्टार्ट कर दिए हैं। तो बट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आपको PSUs में मिलती हैं। PSUs जो है उनका देखो 2-3 चीज बहुत बढ़िया है, ठीक है। पहली जो चीज सबसे अच्छी है PSUs की, दैट इज द सैलरी। दूसरा आपका बेनिफिट, जैसे आप उनके टाउनशिप में रहोगे, आपके बच्चे उनकी स्कूल्स में पढ़ेंगे, आपको घर मिलेगा, आपको न्यूज़पेपर का बिल मिलेगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस मिलेंगे, जो अदर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपको हर एक साल हो सकता है या एक साल में 2 बार आपको कहीं बाहर जाने के लिए फ्लाइट टिकट भी मिले, या फिर ट्रेन का टिकट होगा वो मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद में प्रमोशंस आर वेरी फास्ट, यहाँ पे प्रमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप 2 साल 4 साल बाद एलिजिबल हो जाते हो, फटाक से आप प्रमोट करके अलग भेज दिए जाते हो, ठीक है। सो दीज आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, तो इसके लिए आप PSU को टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, देखो इन दोनों के बारे में हमने बात कर लिया। सिविल सर्विसेज, आप ऑलरेडी अगर आपको सिविल सर्विसेज जाना है तो सिविल सर्विसेज का डिटेल आप वीडियो UPSC वाला है, उस पे जाके आप देख सकते हो। एक जो टॉपिक है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, एंड दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस है वो भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर वर्क, सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज जो कि जैसे UP PCS हो गया, उन सब के बारे में, या RPSC हो गया, तो इनके बारे में होता है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर RTO, स्टेट पब्लिक डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे हैं जॉब्स। ये तो कुछ जॉब्स हैं जिनके बारे में मैंने लिखा है, बाकी बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं निकलती हैं, और इनके लिए एक मेजर क्राइटेरिया होता है कि ये बहुत टाइम BTEC मांगते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो आप लोग जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट के एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो और वहां से जाके आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो बच्चों दैट वाज ऑल व्हाट वी हैड इन टुडेज वीडियो। आई एम श्योर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज के वीडियो में, दो आई ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। वैसे तो ये जो होता है ये पूरा सेमिनार का टॉपिक होता है, 1-1.5 घंटे चल सकता है, वी कैन टॉक अ लॉट अबाउट दिस, बट सिंस इट हैज़ टू बी वेरी क्रिस्प, सो आई हैव ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर किसी को फर्दर मेरे से बात करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप बात कर सकते हो मेरे से, और यू कैन सेंड योर क्वेरीज। मेरा टेलीग्राम चैनल है विनोद सर PW, ठीक है, या फिर गेट वाला से आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक वहां से भी उठा सकते हो, बट ये डायरेक्टली अगर टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल व्हाट वी हैव इन दिस वीडियो। आई एम श्योर आपको बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे ऐसे ही इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।